नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर। आप देख रहे हैं नेशन स्पीक्स। लोकसभा के चुनावों में अभी 7 से 8 महीने का वक्त बाकी है, लेकिन अभी से देश की लगभग 8 सीटों पर सभी से ज्यादा हलचल देखने को मिल रही है। इन 8 सीटों पर इतनी ज्यादा हलचल है कि सुर्खियां बनने लगी हैं। सबसे पहले एक सीट की बात करें तो इस सीट से खुद ही मौजूदा सांसद ने लड़ने से इनकार कर दिया है। लेकिन बाकी 7 सीटों के समीकरण क्या होने वाले हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ नेशन स्पीक्स के ग्रुप एडिटर रोहित खन्ना शामिल है। जी, सर नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार गीता। आज क्योंकि मुझे आपके वहाँ का तो पता नहीं, यहाँ से रात भर बहुत ज़बरदस्त बारिश हो रही है और बिजली भी नहीं है, इसलिए जहाँ भी जगह मिली है मैं वहाँ बैठा हूँ शूट करने के लिए। तो आपने सही कहा कि 8 सीटें ऐसी हैं लोकसभा की बीजेपी की जहाँ पर हलचल बहुत तेज़ी से शुरू हो चुकी है और बड़े फेरबदल हमें देखने को मिलेंगे। आपने सबसे पहली सीट का जो बात किया, गुरदासपुर सीट जहाँ से बीजेपी के जो सुपरस्टार सांसद, आज सुपरस्टार मैं इसलिए कह रहा हूँ आजकल क्योंकि गदर 2 का माहौल है चारों तरफ। गदर उन्होंने डाला हुआ है सनी देओल ने, लेकिन वो गुरदासपुर में गदर डालने के लिए तैयार नहीं। जो अभी एक रीसेंट इंटरव्यू में जो मीडिया के हवाले से जो खबरें आई हैं, जो उसने सुना है, उसमें वो इच्छुक नहीं दिख रहे हैं चुनाव लड़ने का, ऐसा उसमें कहा गया है। और उनका कहा है कि उन्होंने कहा है कि राजनीति में मन नहीं लगता है। मैं काम जो सोच पाया था वो कर नहीं पाया। तो ऐसे में वो फ़िल्मों में ही ज़्यादा एक्टिव रहना चाहेंगे, क्योंकि अब उनको की फ़िल्मों की ये जो इनिंग है, वो अब गदर के बाद चल पड़ी है, गदर 2 के बाद। तो वो उसी में रहना चाहते हैं। तो ऐसे में सवाल सबसे बड़ा ये है गीता, कि अब गुरदासपुर से कौन, क्योंकि गुरदासपुर लोकसभा सीट का अगर आप इतिहास देख लिए तो यहाँ पर आज तक फिल्म स्टार्स बीजेपी उतारती आई। हम विनोद खन्ना की बात करें तो बहुत बार वहां से वो एमपी रहे, उसके अलावा उन्होंने वहां से वो मंत्री भी बने जीतने के बाद। और उसके बाद जब उनका निधन हो गया तो उसके बाद सनी देओल को यहाँ पर लाया। सनी देओल फर्स्ट टाइम चुनाव लड़े और क्रेज सनी देओल का कैसा है पंजाब में आपको पता ही है। और उन्होंने इस वक्त कांग्रेस के दिग्गज नेता, जो अब बीजेपी के अध्यक्ष हैं सुनील जाखड़, उनको हराकर यहाँ पर जो है सीट जीती। अब बड़ी बात ये कि गुरदासपुर लोकसभा सीट की जो एक रिवायत है उसको कंटिन्यू करते हुए बीजेपी यहाँ से एक बार फिर से कोई फिल्मी चेहरा उतारेगी, तो स्टार ही आपको नजर आने वाला है, या फिर बीजेपी सुनील जाखड़ जो पिछली बार वहां पे हारे हैं बीजेपी से, अब बीजेपी के अध्यक्ष हैं, उन पर दाव खेलेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और देखते हैं, मैं मुझे लगता है कि बीजेपी एक ऐसा चेहरा तलाश कर रही होगी जरूर, क्योंकि अब तक वहां पे फिल्म स्टार्स रहे हैं, इस बार देखना बहुत दिलचस्प है। सर इसके साथ साथ कल जब ये बयान काफी ज्यादा देखने को मिला कि सनी देओल ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है, उस दौरान एक और हाईलाइट जो उनके बयान में से था वो था कि उन्होंने कहा कि राजनीति में उन्हें वो करना पड़ रहा है जो वो दरअसल नहीं करना चाहते हैं। ये इशारा जो है काफी मजबूत था और किस ओर था ये समझना थोड़ा सा मुश्किल रहा। देखिए, वो फिल्म स्टार हैं, उनके पिताजी भी राजस्थान से चुनाव लड़े थे और जीत गए थे, उसके बाद वो भी चुनाव नहीं लड़े। उनके लिए कैमरे के आगे लाइट कैमरा एक्शन कट कहने के बाद बोलना और रीटेक लेना बहुत इजी है, वो कर सकते हैं, वो उनका फील्ड है। वहां पे एग्रेशन भी दिखा सकते हैं, वहां पे वो इंडिया से पाकिस्तान भी पहुंच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो चीजें राजनीति में होती नहीं है। राजनीति में कोई रीटेक नहीं है, कोई लाइट कैमरा एक्शन नहीं है, रियल टाइम चीजें हैं सारी। तो हो सकता है उनको लग रहा हो कि वो बार बार अपने क्षेत्र में जाना, लोगों की बातें सुननी, वो पूरी करनी, बहुत सारे एक चीजें होती हैं सांसद के लिए जो करनी होती हैं। तो उसमें हो सकता है वो अपने आप को फिट ना पा रहे हो, ये स्वाभाविक सी बात है। वो थोड़े शाई नेचर के भी हैं, सनी देओल आपको पता ही है। तो मुझे लगता है इसीलिए उन्होंने तौबा किया है कि अब बस ठीक है, अब पार्टी से जुड़े रहते हैं कि नहीं, पार्टी के लिए कैंपेन करते हैं कि नहीं, ये चीजें देखने लायक। जी। और जैसा कि आपने कहा कि क्योंकि एक रिवायत रही है कि इस सीट से कोई सेलिब्रिटी उतरता है तो इस बार ये भी शायद देखने लायक रहेगा कि आखिर सीट पर उतरेगा जी। कौन। सर इसके साथ साथ अगर हम दिल्ली की 7 सीटें, इन 8 सीटों में, क्योंकि दिल्ली की 7 सीटें सबसे ज्यादा चर्चाओं में है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया है कि हम मिलकर चलना चाहते हैं। दूसरी तरफ लोकसभा सीट्स पर कांग्रेस का रुख साफ है कि हम सातों की सातों सीटों पर तैयारी करेंगे। और अब अगर बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी ये कह रही है कि हम सातों सीटों पर समीकरण नए बना सकते हैं। कुछ एक सांसदों की मुसीबतें यहां पर बढ़ सकती है क्योंकि बीजेपी ने रिपोर्ट कार्ड मांगा था।
इसे कैसे देखिए, अभी देखते कुछ महीने पहले बीजेपी ने ना एक अभियान चलाया था जिसमें सभी सांसदों को कहा गया था कि आप जो सरकार के कार्य हैं उन्हें घर-घर तक पहुँचाइए। उसमें ऐसी रिपोर्ट रही है कि कुछ सांसदों ने बहुत बेमने ढंग से भाग लिया और ये भी सुनने में आया था, सूत्रों से ये भी खबरें मिली थी कि उनको फटकार भी लगी थी राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा वर्चुअली जब वो जुड़े थे। अब चीज़ें ये है गीता कि दिल्ली की लड़ाई इस बार इतनी इंटरेस्टिंग इसलिए है कि पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलके चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते। पहला प्रश्न, अगर मिलके लड़ते हैं तो बीजेपी की मुश्किलें बढ़ेंगी क्योंकि उनका वोट दोनों का प्लस हो जाएगा। अब मिलके लड़ेंगे तो क्या रेशो रहेगा, 5-2, 6-1, 4-3, क्या सीट शेयरिंग रहेगी क्योंकि दोनों के ही कोई भी एमपी नहीं है। अब विधानसभा की वोटों को देखकर करना हो तो हो सकता है वो तो आम आदमी पार्टी का ही पलड़ा वहां पे भारी नजर आता है। लेकिन सवाल यह कि लड़ेंगे इकट्ठे, उसका इसलिए ये सवाल उठ रहा है कि हाल ही में अरविंद केजरीवाल ने जो अन्य राज्यों में अभी चुनाव है वहां पर रैलियां की है, वहां पर कांग्रेस पर भी हमला बोला है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने वहां पर कांग्रेस पर भी हमला बोला है, तो ऐसे में आप ये कैसे तय कर सकते हैं, जनता को कैसे बता सकते हैं जाके कि हम वहां तो उनको बुरा बोल रहे हैं और यहाँ हम उनके साथ मिलकर लड़ना चाहते हैं। तो ये बड़ा सवाल है। सबसे पहले पहले तो बीजेपी की इस पे नजर रहेगी। अब बीजेपी के मौजूदा अगर सांसदों पे आप नजर डालें, जिसमें से बड़ी खबर ये है कि 2-3 का पत्ता भी कट सकता है और 1-2 को हो सकता है कि उनकी स्टेट भी चेंज कर दी जाए। अब इनमें से अगर आप मौजूदा जो सांसद हैं तो उनमें से दो, प्रवेश साहिब वर्मा जो साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं वो सांसद हैं, रमेश बिधूड़ी, मनोज तिवारी, गौतम गंभीर, डॉक्टर हर्षवर्धन, मीनाक्षी लेखी और हंसराज हंस। अब गौर कीजिए, आप कह रहे हैं कि हो सकता है कि पत्ता कट जाए और ये भी चर्चा है कि एक पूर्व मंत्री हैं उनके किसी रिश्तेदार को भी यहां से टिकट मिल सकता है। अब बात आ रही है कि एक की स्टेट भी चेंज हो सकती है। अब स्टेट चेंज होने को लेकर देखिए हम सब क्यास लगा रहे हैं क्योंकि आप जब आपके सामने 7 चेहरे हैं, आप स्टेट बदलनी है तो निश्चित तौर पे हंसराज हंस पंजाब से संबंध रखते हैं, क्या उनको पंजाब भेजा जाएगा? ये सवाल है, बिग क्वेश्चन मार्क। मनोज तिवारी यूपी से संबंध रखते हैं, क्या उनको उत्तर प्रदेश भेजा जाएगा? बीजेपी की एक रिवायत रही है कि अमृतसर से भी जैसे वो नवजोत सिद्धू को चुनाव लड़ाते रहे पहले, पिछली बार उन्होंने हरदीप पुरी को लड़ाया था, वहां पर वो नहीं जीत पाए, तो क्या इस बार हो सकता है कि गौतम गंभीर को क्रिकेटर के तौर पर वहां पे भेजें? सवाल है ये सारे, इसमें कोई भी अभी जानकारी ऐसी नहीं है कि कहीं से पार्टी ने कोई जानकारी दी हो या कुछ सब। अभी हम सिर्फ क्वेश्चन पुट कर रहे हैं कि बाहर कौन से चेहरे जा सकते हैं क्योंकि बाकी सब चेहरे दिल्ली के लोकल चेहरे हैं। क्या यही वो चेहरे भी हैं किसी में से जिसका किसी का टिकट भी कट सकता है? कौन वो चेहरे हैं जिन्होंने मन से काम नहीं किया या जिनका रिपोर्ट कार्ड कह रहे हैं कि कुछ नेता ऐसे भी हैं जिनके लोकल नेताओं के साथ भी बहुत अच्छे संबंध नहीं है, बहुत अच्छी ट्यूनिंग नहीं है। वो कौन से नेता हैं, वो कौन से लोग हैं? और इस बार बीजेपी हर एक सीट के लिए बहुत जबरदस्त होमवर्क कर रही है, तो ये देखना इंपॉर्टेंट है गीता। जी सर, इसके साथ साथ अगर हम दिल्ली के समीकरण की बात करें तो इस बार बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण इसलिए भी बन जाता है कि अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर लड़े तो शायद कोई बदलाव देखने को मिले। और अगर कांग्रेस पहले से तैयारी कर रही है, यानी कांग्रेस भी ये चाहती है कि सातों की सातों सीट पर हमारा ही दबदबा रहे, तो एक बार लड़ाई बड़ी बन जाती है। देखिए, अगर तो मुकाबला तिकोना रहा, बीजेपी वर्सेस आप वर्सेस कांग्रेस, तो उसमें एज बीजेपी को रहने की उम्मीद है। अगर मुकाबला आप और कांग्रेस मिलके बीजेपी के साथ लड़ते हैं तो टफ फाइट होगी, तो वहां पर फाइट आपको देखने को मिल सकती है। अब उस बीच भी अभी क्योंकि 8 महीने बाकी हैं, यहाँ तो 8 दिन पहले फेरबदल हो जाते हैं, कोई किसी पार्टी में चला जाता है, कोई कहीं चला जाता है। अब लोकल यूनिट कांग्रेस की और लोकल यूनिट आम आदमी पार्टी के ट्यूनिंग कोई बहुत अच्छे नहीं है। हम संदीप दीक्षित से लेकर अजय माकन तक तमाम लोगों के बयानात सुनते रहते हैं। अब अगला अध्यक्ष दिल्ली कांग्रेस का कौन बनता है वो भी देखना बड़ा दिलचस्प है, उनकी आम आदमी पार्टी के साथ कैसी ट्यूनिंग है। अभी हाल में जो चुनाव हो रहे हैं दूसरे राज्यों में, वहां पर तो कांग्रेस पर हमरा आम आदमी पार्टी बोल ही रही है। तो अभी मुझे लगता है कि ये आप कह सकते हैं कि बीजेपी भी वेट एंड वॉच की स्थिति में है क्योंकि आपको साथ वो चेहरे देने हैं जो वहां पर मजबूती से लड़ सकें, जीत सकें, जिनमें जनता का होल्ड बहुत अच्छा हो, वो 7 चेहरे वहां पर बीजेपी को देने। अब उन 7 में से कितने सेलिब्रिटी होंगे,
पिछली बार भी हमने देखा था उदित राज और एक और टिकट बीजेपी ने काटी थी, और वो काटने के बाद बीजेपी गौतम गंभीर और हंसराज हंस को लेके आई थी और दोनों ही चुनाव जीत गए थे। हालांकि ये कहना गलत नहीं है कि बहुत सारे क्या, मैं तो कहता हूँ ज्यादातर पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव जीतकर आते हैं बीजेपी के। वही उनके सबसे स्टार कैंपेनर हैं, सबसे बड़े नेता हैं। और बीजेपी ये चाहती है कि ठीक है, आप पीएम मोदी के चेहरे पर चुनाव तो लड़िए, लेकिन आप अपनी भी ग्राउंड पे एक पकड़ रखें, ताकि अगर हमें कहीं चुनौती बहुत बड़ी मिलती है, चेहरा सामने ऐसा आ जाता है, गठजोड़ सामने आ जाता है, तो आप जीतने की स्थिति में रहें। तो ये आपने सही कहा। इस बार देखते हैं कि बीजेपी किस पर दाव खेलती है। जी। सर, इसके साथ-साथ अगर बीजेपी की बात करें तो चाहे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, इस बार तैयारी काफ़ी समय रहते शुरू कर दी गई है, काफ़ी पहले तैयारी बीजेपी ने शुरू की है। इसे कहा जा सकता है कि पिछले जो हालात रहे उससे सबक लेते हुए बीजेपी इस बार पहले तैयारी में जुट गई है। देखिए, बीजेपी तैयारी में मैं आपको बताऊं हमेशा सबसे आगे रहती है। सबसे पहले पीएम मोदी की जो रैलीज हैं वो शुरू हो जाती हैं। सबसे पहले हमने जैसे राजस्थान में भी देखा पीएम मोदी किस तरह उन्होंने वहां पर दौरे किए या कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये आपने ठीक कहा कि बीजेपी चुनाव प्रचार को लेकर, चुनाव तैयारी को लेकर हमेशा फ्रंट फुट पे रहती है, क्योंकि बीजेपी के पास स्टार कैंपेनर ज्यादा हैं। बीजेपी के पास ऐसे चेहरे ज्यादा हैं जो चुनाव प्रचार भी अच्छा कर सकते हैं, जिन जो अच्छे वक्ता भी हैं, क्योंकि आपको वक्ता भी यहाँ अच्छा चाहिए जनता के बीच बात करने के लिए। लेकिन ये जो 8 सीटें हैं जिनका आज हम जिक्र कर रहे हैं, इनमें से एक सीट तो पंजाब में आती है। अब किसान आंदोलन के बाद ये पहला वो चुनाव जो है होने जा रहा है। अब इसमें क्या होगा, ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर रहेगा वहां पर। और ये भी देखना बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि बीजेपी इस बार किसी स्टार को ही लेके आती है, किसी बड़े क्रिकेट प्लेयर को लेके आती है, बड़े सिंगर को लेके आती है, या फिर सुनील जाखड़ जिनका मैंने जिक्र किया, जो अभी बीजेपी के अध्यक्ष भी हैं, क्या उनको चुनाव लड़ाती है। अब इसमें प्रॉब्लम ये आ जाती है कि अगर आप किसी स्टेट के अध्यक्ष को कहीं से चुनाव लड़ाते हैं, तो वो अपनी सीट तक सीमित हो जाते हैं, जबकि उनको घूमना है सभी लोकसभा सीटों पर। तो ये अब देखना है कि बीजेपी उनको जिम्मेदारी देती है, सभी सीटों पे उनको घूमना है, अपनी सीट भी देखनी है। और जहां तक मुझे लगता है कि जैसे दिल्ली से बात हो रही है कि किसी एक चेहरे को भेजा जा सकता है, अब वो चेहरा देखना पड़ेगा कि क्या हंसराज हंस को वो भेज देते हैं पंजाब, या मनोज तिवारी को भेज देते हैं वो उत्तर प्रदेश। ये अब कैलकुलेशन अभी से तेज हो गई होगी। हालांकि क्लियर कुछ भी नहीं है, साफ कुछ भी नहीं है, सभी चीजें क्यास हैं। लेकिन ये क्यास लगने शुरू हो गए हैं, और बीजेपी के अंदर खाते भी सनी देओल ने भले ही आप बोला हो सकता है एक मैसेज पहले से हो कि वहां पे आपको एक चेहरा देना है। और अब क्योंकि बीजेपी में बहुत सारे चेहरे जो हैं वो कांग्रेस से हाल ही में शामिल हुए भी हैं, पंजाब में बड़े बड़े नेता शामिल हुए हैं। और अब देखना है कि क्या उन नेताओं में से किसी एक पे बीजेपी विश्वास जताती है, क्योंकि जब बड़े नेता ज्वाइन करते हैं किसी पार्टी को तो उनकी इच्छा रहती है टिकट की, चुनाव लड़ने की। और हो सकता है कि हमें ये देखने के लिए मिल जाए, जिस तरह की स्ट्रेटेजी बीजेपी ने अभी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपनाई है कि कमजोर सीटों पे पहले जो है उम्मीदवार ऐलान कर दिए, तो हो सकता है कि लोकसभा चुनाव में भी हम कुछ इस तरह की चीजें देखें कि बीजेपी जिन सीटों को ज्यादा वीक समझ रही है वहां पर आपको समय से काफी पहले उम्मीदवार दिख जाए। जी। और सर, अगर अभी तक बात करें बीजेपी की रणनीति की, तो बीजेपी हमेशा ही उम्मीदवार पसंद का उतारती है, चाहे उसके लिए फिर विरोध ही क्यों ना सहना पड़े, चाहे सीट हाथ से क्यों ना गंवानी पड़े। तो क्या सर ऐसा हो सकता है, जिस तरीके से आपने कहा कि पंजाब में कई नेता कांग्रेस से भी बीजेपी में शामिल हुए हैं और बीजेपी इतने बड़े रिस्क के लिए तैयार होगी कि अपनी पार्टी के उम्मीदवार को ना उतार कर किसी और पार्टी से शामिल हुए किसी अन्य नेता को प्रत्याशी बनाएगी? देखिए, ये कोई बड़ी बात नहीं है। चुनाव में सबसे बड़ा जो मापदंड होता है वो होता है विनेबिलिटी का। उसके हमारे पास ढेरों एग्जाम्पल हैं। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो अभी असम के मुख्यमंत्री हैं, वो कभी ना कभी पहले कांग्रेस में रहे हैं और बीजेपी में आए, तो देखिए बीजेपी ने उनको टिकट भी दिया, मुख्यमंत्री भी बनाया। इसके अलावा विनेबिलिटी के अलावा आपको ये देखना है, क्योंकि पंजाब में बीजेपी के पास जो आप चेहरे बड़े जो मेरी नजर में मुझे समझ आते हैं, वो उनमें से एक अविनाश राय खन्ना है, जो वहां से होशियारपुर से लोकसभा सांसद रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं। अभी हाल ही में वो हिमाचल के प्रभारी भी हैं और एक बड़ा चेहरा है, लेकिन वो होशियारपुर बेल्ट से आते हैं।
इसके अलावा विजय सांपला ये भी केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, वो बड़े चेहरे हैं। सोम प्रकाश जो भी हाल ही में मंत्री भी हैं केंद्र सरकार में, वो एक बड़ा चेहरा है। इसके अलावा अभी सुनील जाखड़ जो हैं वो हैं। लेकिन पुराने चेहरों में से बात करूं तो अश्विनी कुमार हैं जो अभी विधायक भी हैं बीजेपी के पठानकोट बेल्ट से ही वो जीतते हैं वहां से, और पार्टी के जो है वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं वो बीजेपी के। लेकिन यहाँ पर आपको पहले आप अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ते रहे, इसलिए आपको 3 ही सीटों की टेंशन होती थी, होशियारपुर से किसको देना है, अमृतसर से किसको देना है, पठानकोट से किसको देना है, वहां उसके अलावा आपको ज्यादा टेंशन नहीं रहती थी। लेकिन इस बार आपको सभी 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना है, इसलिए चेहरे जो कांग्रेस से आए हैं उनको भी तवज्जो दी जाएगी, इसलिए चेहरे जो अपने बड़े चेहरे हैं या जिनके ग्राउंड पर बहुत अच्छी पकड़ है उनको भी तवज्जो दी जाएगी। एक मिक्स आप देख सकते हो। और सही कहा, बीजेपी में ऐसी रिवायत नहीं है विरोध वाली, कैडर बेस्ड पार्टी है, जिस पर हाईकमांड ने उंगली रख दी चुनाव तो वही लड़ेगा। हाँ, थोड़ा बहुत विरोध देखने को मिलता है, हो सकता है रिसेंटमेंट कई बार हो जाती है, पर पार्टी उसे अपने लेवल पर शांत भी कर लेती है। सर, इसके साथ साथ अगर अभी देखा जाए तो गठबंधन का इंतजार है। अगर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दिल्ली और पंजाब में गठबंधन करती है तो क्या नए समीकरण बनेंगे, क्या कुछ नया देखने को मिलेगा? सही कहा आपने, ये समीकरण तभी बनेंगे जब गठबंधन जो है वो प्रॉपर तरीके से अनाउंस हो जाए कि अब गठबंधन तो है, इंडिया गठबंधन तो चल ही रहा है, पर इकट्ठे लड़ेंगे स्टेट्स में कैसे लड़ेंगे, ये आपने सही कहा बिल्कुल, क्योंकि कांग्रेस हमेशा से सभी सीटों पर चुनाव लड़ती है पंजाब में। लेकिन अगर गठबंधन जैसी बात आती है तो उनको भी कुछ सीटें छोड़नी पड़ेंगी, कुछ क्या आम आदमी पार्टी ज्यादा ही मांगेगी क्योंकि उनका वहां पे 92 जो एमएलए हैं तो उनका आधार ज्यादा है, ऐसे ही दिल्ली में भी होगा। इस स्थिति में अकाली दल और बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ जाएगी कि कैसे चुनाव जीतना है, क्योंकि जब वोट दो पार्टियों के प्लस हो जाएंगे, लेकिन उसकी संभावना अभी क्षीण है, उसकी संभावना भी कम है, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि पंजाब के कांग्रेस नेता आम आदमी पार्टी की सरकार पे तंज कसते हैं, हमला करते हैं, बयान देते हैं, और अभी बाकी जगह ये सब हो रहा है। तो हमें इंतजार करना चाहिए एक फॉर्मल अनाउंसमेंट का, उसके बाद तस्वीर ज्यादा साफ होगी, उसके बाद ज्यादा अच्छा पता लगेगा कि कौन कहां खड़ा है और क्या होने वाला है। जी सर, इसके साथ साथ पूरे मुद्दे को कंक्लूड करना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? कंक्लूड हम यही कर सकते हैं कि जिस तरह से अभी इंडिया गठबंधन यही तय कर रहा है कि अगली बैठक कहाँ होनी है, तो यहाँ बीजेपी ने एमपीज का रिपोर्ट कार्ड मंगवाना शुरू कर दिया है, हलचल पूरी तरह शुरू हो गई है। हम ये कहें कि अगर 8 महीने पहले की तैयारी का पहला शंखनाद है या पहली गूंज आपको सुन रही है तो वो कोई गलत नहीं होगी। तो यहाँ पर बीजेपी ने एक बार फिर से तय कर दिया है कि वो 4 कदम आगे रहते हैं, ना सिर्फ प्रचार में, उम्मीदवार फाइनल करने में, स्ट्रेटेजीज में। वो अभी से दिखना शुरू हो गया है कि जब आप विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं डिफरेंट स्टेट्स के, उसके साथ साथ ही लोकसभा का होमवर्क भी चल रहा है। तो ये निश्चित तौर पर ये एक बीजेपी को दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन से अगर उनको चुनौती मिलती भी है या ये गठबंधन आगे चलता भी है, जो कि देखना पड़ेगा, तो उसके लिए पार्टी पहले से प्रिपरेशन कर रही है। तो ये हलचल तो अभी तक यही संकेत देती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने। और अगर बात की जाए तो अभी गठबंधन का इंतजार है, क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी गठबंधन करेगी? अगर गठबंधन करेगी तो समीकरण कैसे बनेंगे, और बीजेपी की ये तैयारी जो कई महीने पहले शुरू हो गई है, ये बीजेपी के लिए कैसे रिजल्ट लेकर आएगी? तमाम जानकारी के साथ नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।